हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो अभी हमने रेसिस्टर के बारे में कुछ बेसिक्स को देखा है, जिसमें रेसिस्टर का एलिमेंट लॉ क्या है, वी और आई कैसे अलजेब्रिकली जुड़ा हुआ है। इन सब चीज़ों को हमने अभी ध्यान दिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये रेसिस्टिव नेटवर्क यदि हो, मीन्स कि यदि रेसिस्टर एक नेटवर्क में सर्किट में आ जाता है तो कैसे डील करेंगे। ठीक है, इसको दो तीन कैटेगरी में हम पढ़ेंगे। तो उस कैटेगरी से पहले लेट्स चेंज सम कलर और चले तो जैसे इसमें फर्स्ट कैटेगरी में हम पढ़ते हैं कि लेट्स से रेसिस्टर इन सीरीज। रेसिस्टर यदि सीरीज में हो तो हम उसे कैसे डील करेंगे। जैसे सपोज करो कि हमारे पास में दो रेसिस्टेंस है R1 और R2, और ये दोनों चीज़ सीरीज में जुड़ा हुआ है। R1 R2 दोनों सीरीज में जुड़ा हुआ है और ये किसी वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस में लगा दिया गया। ठीक है, ये वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस में लगा दिया गया, और यदि ये वोल्टेज सोर्स जो है वो करंट I प्रोवाइड कर रही है, ये वोल्टेज सोर्स V किसमें, इस सर्किट्स में, तो हमसे पूछा ये गया कि यदि हम इसमें इस दो रेसिस्टेंस के जगह पे एक रेसिस्टेंस चाहते हैं R इक्विवेलेंट, जिसे हम नाम देंगे R इक्विवेलेंट, और ये ऐसा हो कि यदि इसके क्रॉस में वो सेम वोल्टेज सोर्स जोड़ा जाए तो ये वोल्टेज सोर्स यदि V अमाउंट का है तो वो सेम करंट I इसमें क्या करे, फ्लो कराए। ठीक है, तब जाके वो R इक्विवेलेंट क्या होगा ये हमें बनाना है। तो इसको यदि सीरीज में रेसिस्टर है तो हम कहेंगे कि रेसिस्टर को ये सीरीज में कंबाइन कर दिया है। ठीक है, तो ये क्या होगा, तो बेसिक रूल को फॉलो करते हैं। जैसे ये I है और यहाँ पे नोड है, तो डेफिनेटली जितनी करंट I है उतनी करंट जाएगी, तो ये I ही चली जाएगी, फिर यहाँ पे आएगी उतनी, फिर जितनी करंट आई उतना ही करंट ऐसे जाएगी, तो मतलब यहाँ पर भी करंट कितनी फ्लो हो रही है, I फ्लो हो रही है, फिर रिटर्न I फ्लो हो रही है। ठीक है, अब इसमें यदि कोई पूछता है कि I फ्लो हो रही है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यदि इसको मैं V1 कह दूँ और इसको मैं V2 कह दूँ, इसको V2 कह दूँ, तो यदि KVL यहाँ पे लगाया जाए फर्स्ट सर्किट में, ठीक है, ये फिगर फर्स्ट है, लेट्स से फिगर फर्स्ट, इसको कह देते हैं फिगर सेकेंड, और यदि आपसे कहा जाए कि KVL लगाओ, KVL लगाइए फिगर फर्स्ट में। ठीक है, तो फिगर फर्स्ट में केवल क्या कहेगा, जो कैपिटल V है, जो कैपिटल V है, दिस इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ये V1 और V2 के बराबर है। ठीक है, और यदि ओम्स लॉ को इसमें फीड किया जाए तो ये V1 जो हो जाएगा वो I टाइम्स ऑफ R1, और V2 भी हो जाएगा I टाइम्स ऑफ R2, इक्वल टू क्या हो जाएगा, V। लेट्स से ये हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट है। अब यदि हम फिगर सेकेंड में देखें, और फिगर सेकेंड में यदि फिगर सेकेंड में केवल लगाने की कोशिश करें तो वही V, यही V इज इक्वल टू कैपिटल I टाइम्स ऑफ R इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारा सेकेंड है। तो ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को यदि हम एक जगह पुट कर दें, मतलब इस इक्वेशन को यदि हम इसमें पुट कर दें, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, दिस I टाइम्स ऑफ R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I टाइम्स ऑफ R1 प्लस I टाइम्स ऑफ R2, और ये I और I कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसलिए R इक्विवेलेंट जो यहाँ पे हो जाएगा वो R1 प्लस R2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, R1 प्लस R2 के बराबर हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 ये सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गया, दोनों चीज़ रेजिस्टेंस क्या हो गया, जुड़ गया। ठीक है, तो इन जनरल ऑब्वियसली इसको यदि एक्सटेंड करना है, इन जनरल आप इसको यदि एक्सटेंड करना चाहते हो तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि यदि हमारे पास में एक रेसिस्टेंस है और ऐसा पूरा सीरीज है रेसिस्टेंस का, ठीक है, और इसका यदि कोई R इक्विवेलेंट पूछता है, दिस इज R1 R2 टू Rn, और इसका कोई इक्विवेलेंट यदि पूछता है तो हम उसको एक रेसिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं, और वो रेसिस्टेंस R इक्विवेलेंट होगा, जिसको हम कह सकते हैं R1 प्लस R2 अप टू Rn। ठीक है, मतलब कि ये एक अलजेब्रिक समेशन हो जाएगा,
ये क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट एक अलजेब्रिक समेशन हो जाएगा पूरा 1 से लेके n तक का, ठीक है। ये आर इक्विवेलेंट अलजेब्रिक समेशन हो जाएगा, ठीक है। अब यदि छोटा सा आपका ठीक है, यदि आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन कर दिया जाए कि सपोज करो कि हमारे पास में एक रेजिस्टेंस 1 है, एक रेजिस्टेंस 2 है, एक रेजिस्टेंस 3 है और इसका आर इक्विवेलेंट पूछना है। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। सपोज समवन आस्क व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट इफ इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, ओके, देन इट इज 1 + 2 + 3 and it is 6 ohm. Can you observe? This 6 ohm is larger than the largest resistance among the 3. ओके, तो हमेशा जब सीरीज में हम रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं तो उसका जो इक्विवेलेंट होता है, उसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमेशा सबसे बड़ा आएगा और जितना कॉम्बिनेशन में अवेलेबल है उससे भी बड़ा आएगा, ठीक है। तो इस ऑब्जर्वेशन को भी आप रखोगे, ये जो ऑब्जर्वेशन है इस ऑब्जर्वेशन को भी रखोगे कि 6 इज फार ग्रेटर देन अमॉन्ग द 3, 2 और 1, इसमें से सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, मतलब कि सबसे जो लार्जर रेजिस्टेंस है उससे भी बड़ा क्या है, 6 है, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक जनरलाइज तरीका होता है, एक जनरल यदि हमारे पास में रेजिस्टेंस सीरीज में रहे तो उसका कॉम्बिनेशन क्या होगा। अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, दिस इज कॉल्ड वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट्स। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट्स क्या है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट्स, ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट यदि हम देखें तो लेट अस अज्यूम वन सिंपल वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। एक सिंपल वोल्टेज डिवाइडर सर्किट हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं जिसके अक्रॉस में एक वोल्टेज जो अप्लाई किया गया है, ये वोल्टेज अप्लाई किया गया है V, और ये रेजिस्टेंस सपोज करो कि हमारे पास R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, और यदि हमें कोई ये कहता है कि इसमें V1 क्या होगा और V2 क्या होगा, तो बहुत आसान हमारे पास में रास्ता है। जैसे एक स्टेप उसको, क्योंकि ये इतना फ्रिक्वेंटली यूज होगा आपके कॉम्प्लेक्स सर्किट में कि हम उसका एक शॉर्ट फॉर्म में एक शॉर्ट ट्रिक देखेंगे उसको। जैसे इसमें पहला स्टेप तो ये हो सकता है कि पहले आपने इसमें क्या कर दिया, करंट I कैलकुलेट कर दिया, और I कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, V/R इक्विवेलेंट कर दोगे, और V यहाँ पे कैपिटल V है और R इक्विवेलेंट कितना है, R1 + R2 है। और वंस यू हैव I, आप क्या करोगे, V1 = I टाइम्स ऑफ R1 एंड इट इज नथिंग बट I is V by R1 + R2 टाइम्स ऑफ R1, ठीक है। और V2 यदि आपसे पूछता है तो आप उसमें भी करोगे क्या चीज़, दिस इज ऑल्सो I टाइम्स ऑफ R2, और I की जगह पे V by R1 + R2, और R2 की जगह पे यहाँ पे हो गया R2, ये V2 हो गया। तो V1 V2 आपके पास में क्या हो गया, यहाँ पे मिल गया। इसी सेम रिजल्ट पे हम दूसरे तरीके से आएंगे। जो V1 हमें यहाँ पे मिला है, V1, इसी सेम रिजल्ट पे हम दूसरे तरीके से आते हैं, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को, और उसको ध्यान में रखेंगे। जैसे सबसे पहली बात आप देखो कि इन सीरीज सर्किट, यदि इन सीरीज सर्किट देखोगे, इन सीरीज सर्किट, तो I जो है इसमें करंट I, ये क्या है, ये कांस्टेंट है इन बोथ रेजिस्टेंस R1 एंड R2, और यू कैन से सेम, वो क्या है, सेम है इन R1 एंड R2, R1 R2 दोनों में करंट क्या है, सेम है। और यदि वोल्टेज को देखोगे तो V = I टाइम्स ऑफ R, मीन्स इफ I is constant, V is proportional to R, then definitely we can frame on one equation, that is V1 is to V2 is nothing but R1 is to R2. Let's say this is equation first, okay, this is equation first. Now according to KVL, this V1 plus V2 must be equal to capital V, and this is our second equation, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। और जब भी आपको इस तरह के इक्वेशन सॉल्व करना रहे जिसमें एक एडिशन के फॉर्मेट में इक्वेशन रहे और एक रेशियो के फॉर्मेट में इक्वेशन रहे, तो इसका एक डायरेक्ट अप्रोच होता है। इन दोनों को सॉल्व करने का
इन दोनों को सॉल्व करने का एक डायरेक्ट अप्रोच है। कैसे सॉल्व करें, वो डायरेक्ट अप्रोच है। जैसे सपोज करो कि आपको चाहिए पहले कि इसमें V1 क्या है, जैसे पहले चाहिए आपको V1, तो यदि आपको V1 रिक्वायर्ड है तो हम देखेंगे V1 का, यहाँ पे V1 का रेशियो क्या है पूरे रेजिस्टेंस में, R1, तो R1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 टाइम्स ऑफ, अब कितना उसमें समेशन V1 प्लस V2 कितना था, V, तो ये क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। देखो सेम रिजल्ट आया। उसी तरह से सेकेंड पार्ट हमारे पास में क्या है, यदि हमें V2 निकालना है तो V2 इज इक्वल टू V2, यहाँ पे देखो उसका रेशियो कितना है, R2, किस में, R1 प्लस R2 में, तो R2 अपॉन R1 प्लस R2 टाइम्स ऑफ सभी टोटल कितना वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होना है, V डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो इस तरह से, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है, टोटल वोल्टेज V इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग द रेसिस्टेंस। ओके, तो कैसे, किस रेशियो में, रेसिस्टेंस के रेशियो में। तो R1 ज़्यादा है तो ज़्यादा, R1 बाई R1 प्लस R2 टाइम्स ऑफ V, R2 बाई R1 प्लस R2 टाइम्स V। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट्स होता है, जब आप कॉम्प्लेक्स सर्किट की बात करते हो तो यू कैन जनरलाइज दिस कॉन्सेप्ट, कि यही चीज़ यदि आपसे कोई जनरलाइज करके पूछ दे कि नहीं हमारे पास एक नहीं, हमारे पास कई सारे रेसिस्टेंस ऐसे सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, कई सारे रेजिस्टेंस हमारे सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, और इसमें इसके क्रॉस में जो वोल्टेज जो है वो हमारे पास में V है। कोई कह दिया कि आपको इसके क्रॉस में वोल्टेज कितना है, वो V है, ठीक है, लेट्स से प्लस और माइनस से V है, और ये सारे रेजिस्टेंस R1 है, R2 है, R3 है, इन जनरल Rn है, और आपसे कहता है कि हर जगह पे यदि हमें ये V1, V2 और यहाँ पे Vn यदि हमें फाइंड आउट करना है, तो डेफिनेटली आप सीधे, अभी आप इन जनरल में बता रहा हूँ, इन जनरल यदि सीरीज में रेजिस्टेंस हो तो आप V1 को लिखना है तो क्या लिखोगे, R1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस मीन्स R1 प्लस R2 अप टू Rn टाइम्स ऑफ व्हाट, कितने, किस वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, V को। सिमिलरली यदि V2 लिखना है तो V2 इज इक्वल टू R2 बाई R1 प्लस R2 अप टू Rn टाइम्स ऑफ व्हाट, V एंड सो ऑन। आप सबको R3 बाई टोटल R अपॉन V, इसको जनरलाइज कर सकते हो, ठीक है। बट एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे पास में एक ऑब्जर्वेशन है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल हम बना लेते हैं कि लेट्स से कि यदि आपके पास में कोई यहाँ पे 3 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है, और यदि आपसे पूछा कि ये दो रेजिस्टेंस इसमें सीरीज में जुड़े हुए हैं, ये 10 ओम का है और यदि ये 20 ओम का है, और यदि आपसे कहा जाए कि यहाँ पे V1 और V2 आपको बताना है, मीन्स दिस इज़ V1 एंड दिस इज़ V2, और आपको चाहिए कि ये V1 V2 कितना है, ठीक है, आपको एक बताना है V1 V2 कितना है ये 3 वोल्ट में। तो बहुत सिंपल, आप क्या कर दोगे, ये V1 इक्वल टू 10 अपॉन 10 प्लस 20 टाइम्स ऑफ कौन सा, 3 वोल्ट ये डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं, तो कितना हो गया 10 बाई 30 इंटू 3, 0 से 0, ये हो गया 1 वोल्ट। ओके, ये 1 वोल्ट। उसी तरह से यदि आपको V2 पूछा गया तो इसमें क्या करोगे, 20 अपॉन 10 प्लस 20 टाइम्स ऑफ 3, ये 20 बाई 30 हो गया इंटू 3, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 वोल्ट, ठीक है। तो सिंपल, अब क्वेश्चन से एक यदि एग्जाम्पल आपको बनाना है तो एक सिंपल एग्जाम्पल आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, क्या ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो लॉ है, ये ऑलवेज अप्लीकेबल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ये ऑलवेज अप्लीकेबल होगा या किसी किसी कंडीशन में ये अप्लीकेबल नहीं भी हो सकता है, क्या करें हम इसका, ठीक है। तो उसके लिए एक छोटा सा हम एग्जाम्पल आपको बताते हैं, और क्यों, और थोड़ा सोचना है उस क्वेश्चंस में कि लेट अस अज्यूम कि हमारे पास में एक सिग्नल जनरेटर है, एक सिग्नल जनरेटर, एंड दैट इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग एनी फ्रीक्वेंसी सिग्नल, मतलब जिसका फ्रीक्वेंसी कुछ भी ये क्या कर सकता है, जनरेट कर सकता है। तो लेट्स से कि ये एक सिग्नल जनरेटर है, ठीक है, सिग्नल जनरेटर है, सिग्नल जनरेटर है, और इसमें 2 टर्मिनल है प्लस माइनस, जहाँ से हम एक्चुअल में जो V होगा ये फाइंड करेंगे, और ये किसी एक्सटर्नल सर्किट से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस में, एक्सटर्नल सर्किट से जुड़ा हुआ है 2 रेजिस्टेंस में,
और ये जो रेसिस्टेंस है एक्सटर्नल सर्किट से ऐसे जोड़ के, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है R1 और R2, ये R1 है और ये R2 है, और इसके क्रॉस में V1 और V2 है, इसके क्रॉस में V1 और ये V2 ऐसे गिवन है। और आपसे ये पूछा जाए कि क्या इस केस में एट, यदि सपोज करो कि F हमारे पास में 200 हर्ट्ज है, 200 हर्ट्ज है, मीन्स इट कैन बी कैटेगराइज अंडर लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी है, लो फ्रीक्वेंसी है यदि F का, तो क्या वोल्टेज डिवाइडर अप्लीकेबल होगा? जो वोल्टेज डिवाइडर है, वोल्टेज डिवाइडर जो प्रिंसिपल है, क्या अप्लीकेबल होगा? तो आप कहोगे यस, ये अप्लीकेबल होगा, और ये अप्लीकेबल होगा, और यू कैन से कि ये वैलिड होगा। मीन्स आप इसको बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हो, और आप ये रिलेशन लिख सकते हो कि V1 इज नथिंग बट R1 बाई R1 प्लस R2 टाइम्स ऑफ V, और सो ऑन, V2 इज इक्वल टू R2 बाई R1, R2 बाई R1 प्लस R2 टाइम्स ऑफ V। बट यदि सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, कि एट F इज इक्वल टू 200 megahertz, means this is very high frequency, this is very high frequency, बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो क्या वोल्टेज डिवाइडर वैलिड है? अब यदि आपसे कोई पूछता है कि क्या वोल्टेज डिवाइडर वैलिड है, तो आप क्या कहोगे? नहीं वैलिड है। You cannot apply voltage divider. You cannot say V1 is equal to R1 by R1 plus R2 times of V. You cannot say these things. लेकिन क्यों? Question is why. Why is very important. Why? कि हम यदि इसमें वोल्टेज डिवाइडर लगाते हैं तो ये वैलिड नहीं होता है, इसके पीछे क्या कारण होगा? आप बता सकते हो? कोई गेस? कोई गेस आप कर सकते हो? इसके पीछे कारण मैंने आपको लंप मैटर डिसिप्लिन में बताया है। अब बताओ थर्ड कांस्टेंट्स क्या था? यदि आप जो सिग्नल टाइम स्केल, जो इंटरेस्टेड सिग्नल टाइम स्केल है, वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बहुत लार्ज होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू जो सिग्नल डिले हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में। But here you are working under the range of 200 megahertz, means this frequency is much larger. Suppose this is 50 hertz frequency, you even cannot recognize how it will look like. 200 megahertz frequency you cannot even imagine. Okay, तो जैसे 50 हर्ट्ज में आप कह सकते हो कि एटलीस्ट मुझे यदि सारे वेरिएशन देखना है तो हमें टाइम पीरियड देखना है वगैरह वगैरह, तो टाइम पीरियड भी 20 मिली सेकेंड है, ठीक है, जो कि 1/50 है, जो कि बहुत एक तरह से ठीक है, टाइम स्केल आपका अच्छा खासा बड़ा है। लेकिन जब फ्रिक्वेंसी बहुत कम हो जाए तो यही टाइम पीरियड आपका कितना हो जाएगा? 1/200 मेगा हर्ट्ज से बहुत ही छोटा हो जाएगा। मतलब जो हमारा इंटरेस्टेड टाइम स्केल जो है वो बहुत छोटा है, और उससे बड़ा सिग्नल का डिले हो सकता है, तो डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाएगा आपके पास में। एग्जैक्टली ऐसा नहीं आएगा, डिस्टॉर्टेड वेव आना शुरू हो जाएगा। ये सब बहुत कारण है, ठीक है। तो जस्ट राइट डाउन दिस थिंग्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, सो राइट डाउन, इट इज बिकॉज ऑफ थर्ड LMD constants, third LMD constant, that is you can write signal time scale according to third LMD constant. Signal time scale of interest must be much larger than the propagation delay, much larger than the propagation delay. And for 200 megahertz, time scale of interest will be much smaller.
200 मेगाहर्ट्ज टाइम स्केल ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। इसी वजह से ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स आपने देखा कि हम वोल्टेज डिवाइडर को क्या नहीं कर सकते, हाई फ्रीक्वेंसी पे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब कुछ नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं।